हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम हमारी इंडियन ज्योग्राफी की 10 क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज के वीडियो लेक्चर में हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को या फिर जो मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट होते हैं इनको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत ये हमारा आज 21वां लेक्चर रहेगा। इसके पहले हमने 20 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप में से जिन किसी ने भी 20 लेक्चर ये प्रीवियस नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी एग्जाम के लिए हमारी ये 10 क्वेश्चन सीरीज बेनिफिशियल है। इस सीरीज से आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो पाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए सीधे हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है और इसका आपको सही उत्तर बताना है। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 रिवर वैली प्रोजेक्ट दिए हुए हैं या फिर परियोजनाएं दी हुई हैं और 4 यहाँ पर नदियों के नाम दिए हुए हैं। तो आपको बताना है कौन सी परियोजना किस नदी से संबंधित है। ठीक है, चलिए सबसे पहले है इडुक्की परियोजना या फिर इडुक्की बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, तो जो इडुक्की है बच्चों, ये पेरियार नदी पर है, केरल के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 4। माता टीला जो परियोजना है ये बेतवा नदी के अंतर्गत आती है, तो इसका हो जाएगा 1। नागार्जुन सागर परियोजना 3, तो इसका बिल्कुल 3 सही मैच है। कृष्णा नदी पर ही यह परियोजना है, आपको याद रखना है। तेलंगाना राज्य जो है उसके अंतर्गत यह परियोजना है। पोचमपात की बात करेंगे तो ये गोदावरी नदी के अंतर्गत ये परियोजना आती है आंध्र प्रदेश राज्य में। ठीक है, तो 4 1 3 2 कहां पर है देख लेते हैं। तो सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 1 3 2 ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इडुक्की परियोजना कहां पर है? पेरियार नदी पर है। माता टीला बेतवा पर है। नागा अर्जुन सागर कृष्णा नदी पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है नागा अर्जुन सागर, कई बार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पोचमपात की बात करें तो गोदावरी आंध्र प्रदेश में यह परियोजना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना या फिर परियोजना से संबंधित है? ठीक, संबंधित नहीं है। अब देखिए, यहां पर अक्सर बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं और यहां पर उनका जो क्वेश्चन है या फिर जो भी एग्जाम वो दे रहे हैं वहां पर गलती करके आ जाते हैं और 1 नंबर खो देते हैं। अब यहां पर नहीं पूछ रहा है ना, नहीं को है पढ़ लेते हैं एग्जाम में और गलती हो जाती है। फिर से पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन चंबल नदी घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है? ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। गांधी सागर, गांधी सागर बिल्कुल मंदसौर मध्य प्रदेश में ये परियोजना है, चंबल नदी पर ही है। जवाहर सागर भी किस पर है? चंबल नदी पर ही है। कहां पर है? राजस्थान में है। गोविंद सागर चंबल नदी की परियोजना नहीं है और गोविंद बल्लभ पंत सागर भी चंबल नदी की परियोजना नहीं है। ठीक है, तो नहीं पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4। क्या हो जाएगा? 3 और 4, सी आंसर इसका बिल्कुल सही। यदि है पूछता तो 1 और 2 सही आंसर हो जाता। ठीक है, अब यहां पर जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और यहां पर क्या पढ़ लेते हैं, वो नहीं को पढ़ना भूल जाते हैं और ऑप्शन जल्दीबाजी, यदि मान लीजिए यहां पर 1 2 ए आंसर ही देखते, वो ए ऑप्शन ही देखते और 1 2 टिक करके आ जाते। ठीक है, चंबल घाटी परियोजना की यदि मैं बात करूं तो गांधी सागर, ठीक है, गांधी सागर जो परियोजना है ये मंदसौर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चंबल नदी की ही ये परियोजना है। जवाहर सागर कोटा में है, राजस्थान राज्य में चंबल नदी पर है ना। और एक और है राणा प्रताप सागर, ये भी आपको याद रखना है, राणा प्रताप सागर। ये कहां पर है बच्चों? ये भी राजस्थान राज्य में है, चंबल नदी पर ही है, आपको याद रखना है, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। ठीक है, तो ये 3 परियोजना है चंबल नदी घाटी के अंतर्गत। चंबल नदी की बात करूं तो महू जाना पाओ मध्य प्रदेश से इसका ओरिजिन होता है और यूपी के पास जाकर के यमुना में मिलती है। यमुना की सबसे प्रमुख ये सहायक नदी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट दे दूं कि हमारा आरंभ बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एक जीएस का फाउंडेशन बैच है। इस फाउंडेशन बैच में बच्चों लगभग हम यहां पर आपको 12 सब्जेक्ट कवर कराएंगे। कौन कौन से? इंडियन हिस्ट्री हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, इसके अलावा जनरल साइंस, एनवायरनमेंट, मंथली करंट अफेयर। तो ऐसे लगभग 12 सब्जेक्ट हम आपको कवर कराएंगे और बहुत ही नॉमिनल फीस है इसकी, है ना, बहुत कम फीस में हम आपको लगभग 12 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो किसी भी एग्जाम के लिए कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है। एक फाउंडेशन कोर्स है, आपकी फाउंडेशन को मजबूत करता है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको इस कोर्स के अंतर्गत मिल जाती हैं। ठीक है, आप लाइव भी पढ़ सकते हैं और रिकॉर्डेड भी वो क्लास आप कितनी भी बार देख सकते हैं। बायलैंग्वेज नोट्स मिल जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको नोट्स मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज आपको टॉपिक वाइज यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए ये नंबर भी आप डायल कर सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप DS
DSCGT ये कूपन कोड है, DSCGT कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, इंडियन ज्योग्राफी हो, तो आपको हमारी रूट एप्लीकेशन पर और जो हमारी क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन है, दोनों ही एप्लीकेशन पर आपको मेरे रिकॉर्डेड कोर्सेज भी मिल जाएंगे, इसके अलावा लाइव कोर्सेज भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर डिफरेंट सब्जेक्ट आपको मिल जाते हैं, पॉलिटी, इसके अलावा रीजनिंग, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बहुत सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं। तो कोई भी कोर्स हो आप अवेल इसको कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप DSCGT कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हैं और डिस्काउंट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए सीधे हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हरिके बैराज किन नदियों के संगम पर स्थित है? ठीक है, हरिके बैराज। ठीक है, अब बैराज क्या होता है? एक प्रकार का डैम ही होता है जिसको किसी खास उद्देश्य से बनाया जाता है। ठीक है, तो पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं और फिर इसका हम डिटेल भी देखेंगे। सतलज रावी, जी नहीं। सतलज सिंध, बिल्कुल नहीं। सतलज चेनाब, बिल्कुल नहीं। सतलज और ब्यास, ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर हरिके बैराज बनाया गया है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल भी देख लेते हैं क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है, कई बार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहली बात तो जो ये नदियां हैं सतलज और ब्यास, ये किसका? सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा है। यहाँ पर सिंधु नदी निकलती है मानसरोवर झील के पास से और कराची में अरब सागर के पास जाकर के गिरती है डेल्टा बनाते हुए। ठीक है, इसके अलावा झेलम हो गई, चेनाब हो गई, है ना, रावी हो गई, ब्यास हो गई, सतलज हो गई। ठीक है, ये सब इसका नदी तंत्र है। कौन कौन सा एक बार बता देता हूं। सबसे पहले ये सिंधु नदी तंत्र है, मतलब ये सिंधु नदी है, सॉरी, मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी चेनाब नदी, ये हो गई, है ना। चेनाब की एक सहायक नदी झेलम हो गई। फिर चेनाब की एक और सहायक नदी रावी नदी हो गई। एक और प्रमुख सहायक नदी सतलज हो गई और सतलज की एक सहायक नदी हो गई कौन सी? ब्यास नदी। तो ये जो सतलज और ब्यास नदियों का जहां पर संगम हो रहा है, तो ये कौन सा राज्य है? ये पंजाब राज्य है। कपूरथला नामक एक स्थान है हरिके, है ना। तो यहां पर ही कपूरथला पंजाब में, कपूरथला पंजाब में हरिके नामक स्थान पर हरिके बैराज बनाया गया है, एक प्रकार का डैम बनाया गया है और यहां से एक नहर निकाली गई है, एक नहर निकाली गई है। ठीक है, जिससे पूरे पश्चिमी राजस्थान को सिंचाई की जाती है। आपको पता होगा पश्चिमी जो राजस्थान है पूरा रेगिस्तानी क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। ठीक है, तो यहां पर सिंचाई के लिए, पेयजल की व्यवस्था के लिए इस नहर को निकाला गया है, जिसको हम बोलते हैं इंदिरा गांधी नहर, जो कि भारत की सबसे लंबी नहर है। 650 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। ठीक है, तो कपूरथला पंजाब से जहां पर ब्यास नदी और सतलज नदी का संगम होता है, वहां से ही इस नहर को निकाला गया है। एक बार जरा आप इस मैप में भी इसको देख लीजिए। देखिए यहां पर ये रावी आ गई, ये सतलज जा रही है। ठीक है, ये सतलज जा रही है और यहां पर ही इससे ब्यास नदी आकर के मिलती है। ठीक है, ब्यास नदी आकर के मिलती है और यहां पर हरिके बैराज बनाया गया है और यहां से देखिए ये इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। ये क्या है? ये राजस्थान राज्य है, ये राजस्थान राज्य है और यहां पर पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई के लिए इसको निकाला गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैकड़ों बार बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, नदी घाटी परियोजना क्या होती है इसको समझ लीजिए। एक नदी और उसकी जो कुछ अन्य सहायक नदियां होती हैं तो उस पर कुछ परियोजनाएं बनाई जाती हैं। ठीक है, तो उसको ही हम नदी घाटी परियोजनाएं बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई नदी है, उसकी कुछ सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो इस पर कुछ डैम बना दिए, कुछ इन पर डैम बना दिए इनकी सहायक नदियों पर, तो इसको हम संयुक्त रूप से बोलेंगे। मान लीजिए दामोदर नदी है। ठीक है, मान लीजिए दामोदर नदी है, तो दामोदर और उसकी कुछ सहायक नदियों पर जो परियोजनाएं बनाई गई हैं, ठीक है, तो उसको ही हम क्या बोलेंगे? दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं। ठीक है, ज्यादा डिटेल में हम यहां पर नहीं जाएंगे, नहीं तो लेक्चर लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है, तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा, रिहंद, दामोदर या फिर भाखड़ा नांगल। तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है, आजादी के तुरंत बाद 1948 में, ठीक है, आजादी के तुरंत बाद 1948 में इसकी आधारशिला रखी गई थी और स्वतंत्र भारत की यह पहली नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, कहां बहती है दामोदर नदी? इसके बारे में ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर किए हुए हैं। पहली बात तो दामोदर नदी के बारे में थोड़ा हम डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो पश्चिम की ओर बहने वाली और भ्रंश घाटी में बहने वाली एकमात्र नदी है भारत में। ठीक है, भारत की 3 ही ऐसी नदी हैं जो भ्रंश घाटी या फिर रिफ्ट वैली में बहती हैं। एक तो है नर्मदा, दूसरी है ताप्ती जो कि पश्चिम या फिर वेस्ट की ओर इसका फ्लो है अरब सागर की ओर, और एक है दामोदर जो कि पूर्व की ओर बहती है, छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में प्रवाहित होती है बीचों बीच। ठीक है, तो भ्रंश घाटी में बहती है पूर्व की ओर, ईस्ट की ओर। ठीक है, अब आजादी के तुरंत बाद 1948 में
दामोदर नदी और इसकी जो कुछ सहायक नदी हैं, इस पर एक प्रोजेक्ट रखा गया था जिसको हम बोलते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, और इसके लिए दामोदर घाटी निगम का भी प्रावधान किया गया है, फिर दामोदर घाटी निगम बनाया गया है इसको पूरा कंट्रोल करने के लिए। तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है, आप देख सकते हैं ये दामोदर नदी है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इस पर कुछ डैम बनाए हैं, जैसे पंचेत डैम है। ठीक है, इसके अलावा इसकी एक सहायक नदी है जैसे बराकर नदी है, तो इस पर तिलैया डैम बनाया गया है, मैथन डैम बनाया गया है। ठीक है, पंचेत डैम है। तो ये जितने भी आपको डैम दिख रहे हैं ये सब दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत ही आते हैं, आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण परियोजना है, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है? ठीक है, देखिए एनटीपीसी 2016 का ये क्वेश्चन है, टिहरी। तो सबसे पहली बात तो टिहरी के बारे में हम अभी थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। भागीरथी अलकनंदा, यमुना भागीरथी, काली या फिर टोंस और भागीरथी भीलांगना। ठीक है, तो इसको मैंने आपको पढ़ा रखा है, गंगा नदी तंत्र ऑलरेडी पढ़ा रखा है मैंने। ठीक है, तो वहां पर मैंने आपको बताया भी था कि जो भागीरथी और भीलांगना नदियां हैं उत्तराखंड में जहां पर ये मिलती हैं, तो इनके संगम पर ही टिहरी डैम को बनाया गया है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा डैम है। 261 मीटर बच्चों इसकी हाइट है, कितनी? 261 मीटर। देखिए गंगोत्री ग्लेशियर जो है, गंगोत्री ग्लेशियर में एक जगह है गोमुख। क्या जगह है? गोमुख। तो यहां से भागीरथी नदी का ओरिजिन होता है। कौन सी नदी? भागीरथी नदी। ठीक है, और इस पर एक बीच में नदी आकर के मिलती है उत्तराखंड में, जिसको हम बोलते हैं भीलांगना। क्या बोलते हैं? भीलांगना। और इनके संगम पर ही कौन सा डैम बनाया गया है? टिहरी डैम बनाया गया है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा डैम है ना। आगे जाकर के भागीरथी किससे मिलती है? अलकनंदा से मिलती है, आपको पता ही होगा, है ना। अलकनंदा से मिलती है। कहां पर? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में। और यहां से फिर इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा नाम हो जाता है ना। ये सब आपको पता ही होगा, मैंने गंगा नदी ऑलरेडी पढ़ा रखी है। आप में से जिस किसी ने मेरा गंगा नदी वाला वीडियो नहीं देखा है, ज्योग्राफी वाई साहू सर वाली प्लेलिस्ट में वो गंगा नदी का आपको लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है भागीरथी और भीलंगना नदी के संगम पर टिहरी डैम को बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना, ठीक है, कहां पर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में बच्चों, कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम नदी घाटी परियोजना, सॉरी, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। नदी घाटी नहीं बोलेंगे इसको, जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाया गया है और जल से विद्युत का निर्माण किया जाता है। 1902 में ये परियोजना बनाई गई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा शिव समुद्र एक वाटरफॉल भी है, आपको पता होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 और 2 को आपको सुमेलित करना है। यहां पर कुछ आपको प्रोजेक्ट दिए हुए हैं और कुछ आपको यहां पर नदियां दी हैं। आपको भी फटाफट कमेंट में आंसर देते जाना है। ठीक है, आप में से वीडियो को आप पॉज भी करके आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले है भाखड़ा डैम या फिर भाखड़ा नांगल डैम भी बोलते हैं, तो सतलज नदी पर इसको बनाया गया है, तो 4 हो जाएगा इसका। हीराकुंड की बात करें तो काफी महत्वपूर्ण डैम है, भारत का सबसे लंबा डैम है, लगभग 4.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। महानदी उड़ीसा के अंतर्गत ये डैम आता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बच्चों 3। इडुक्की की बात करेंगे तो केरल के अंतर्गत, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने इसको डिस्कस किया था, है ना। पेरियार नदी में आ जाएगा, तो 2 इसका हो जाएगा। और नागार्जुन सागर कृष्णा नदी, तो 1 हो जाएगा। तो 4, 3, 2 और 1, 4, 3, 2 और 1, इसका बच्चों बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 4, 3, 2, 1। ठीक है, इसका आंसर सही हो जाएगा। आपको याद रखना है भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर है। भाखड़ा और नांगल 2 डैम है, एक हिमाचल प्रदेश में है और एक पंजाब में है। हीराकुंड डैम भारत का सबसे बड़ा डैम है, महानदी पर है, लगभग 4.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है, भारत का सबसे लंबा डैम है, आपको याद रखना है, उड़ीसा राज्य में। इडुक्की डैम की बात करेंगे तो पेरियार नदी पर है, आपको याद रखना है ना। इसके अलावा नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है, तेलंगाना राज्य में, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? काफी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता भी है। ठीक है, पहले हम थोड़ा इसका आंसर देख लेते हैं, फिर मैं आपको डिटेल भी बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों कहा गया है, इसके पीछे क्या कहानी है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी या फिर महात्मा गांधी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने ही जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं होती हैं, इनको आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी है। अब आखिर ऐसा क्यों कहा गया? कुछ ना कुछ रीजन तो रहा होगा। तो देखिए, जब भी किसी नदी पर कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है, कोई परियोजना बनाई जाती है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं होती हैं, तो उससे बहुत सारे डेवलपमेंट के कार्य किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोई एक नदी है, ठीक है, कोई एक नदी है,
ठीक है। इस पर आपने ये डैम बना दिया, ये डैम बन गया। अब जब बच्चों किसी भी नदी पर डैम बनाते हैं तो उसका पानी ऑब्वियस सी बात है रिजर्व होता है, ठीक है। तो इसके पीछे, डैम के पीछे यहां पर एक बड़ा सा वाटर रिजर्वायर बन जाता है। क्या बन जाता है? वाटर रिजर्वायर बन जाता है, या फिर इसको आप कृत्रिम झील भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृत्रिम झील, या फिर मानव निर्मित झील, या फिर आर्टिफिशियल लेक भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब ये झील बन जाती है, जो बड़े बड़े डैम होते हैं, तो लोग घूमने भी जाते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे पर्यटन बढ़ता है। क्या होता है? पर्यटन बढ़ता है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? ठीक है, चलो पहली चीज हो गई, पहला इसका एक उद्देश्य हो गया कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है। दूसरी बात क्या होगी? मान लीजिए कि यहां पर कोई ऐसा गांव था कि जब भी वर्षा आती थी या फिर मानसून आता था तो इस नदी में पानी का जल स्तर काफी बढ़ जाता था, और आसपास के जो यहां पर गांव थे ये बाढ़ से काफी ज्यादा प्रभावित होते थे, है ना। तो इससे क्या किया जाएगा? डैम से कहीं ना कहीं इसके जल को नियंत्रित किया जाएगा, इस नदी के जल को नियंत्रित करा जाएगा, और इससे बाढ़ नियंत्रण भी हो सकेगा। क्या होगा? बाढ़ नियंत्रण में भी इससे मदद मिलेगी, ठीक है। देखिए राइटिंग में आप मत जाइएगा, आपको बस समझना है ना, क्योंकि मैं अच्छे से लिखने बैठ गया तो लेक्चर लंबा हो जाएगा, और हमारा उद्देश्य ये रहता है कि कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल जाए, ठीक है। मैं यहाँ पर सजा के लिख सकता हूँ, क्योंकि कई बार कमेंट आते हैं बच्चों के कि सर राइटिंग थोड़ा अच्छी लिखिए। मैं लिख सकता हूँ पर ज्यादा टाइम लगेगा, आपको बस समझना है यहाँ पर, ठीक है। तो बाढ़ नियंत्रण हो सकता है। अगला पॉइंट कौन सा हो सकता है? अगला पॉइंट ये हो सकता है कि मान लीजिए कि यहां पर दूर कोई एक गांव था, ठीक है, नदी के पास कुछ किलोमीटर दूर एक गांव था, जहां पर क्या था? सूखे की समस्या थी। सूखे की समस्या थी, सिंचाई को जल नहीं था, पेयजल की समस्या थी। तो यहां पर आप इस डैम से एक नहर निकाल सकते हैं, एक नहर निकाल सकते हैं, जिससे यहां पर आप सूखे की समस्या को नियंत्रित कर सकते हैं, पानी को वहां पर आपूर्ति कर सकते हैं, ठीक है। तो सूखे की समस्या से नियंत्रण कर सकते हैं, सूखे पर नियंत्रण कर सकते हैं एक डैम के माध्यम से। अगला कैसा कर सकते हैं? सबसे महत्वपूर्ण चौथा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का आप यहां पर उत्पादन कर सकते हैं, जल विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं ना, जल विद्युत बना सकते हैं, जो कि बनाते ही हैं बड़े बड़े डैम में। जल विद्युत कैसे बनाई जाती है? डैम के द्वारा जल को रोका जाता है, फिर तीव्र गति से टरबाइन को घुमाया जाता है, और फिर उससे क्या होती है? विद्युत बनती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो जल विद्युत का भी उत्पादन इससे किया जाता है। तो ऐसे बच्चों, एक डैम से या फिर एक परियोजनाओं से ऐसे अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है, और भी बहुत सारे उद्देश्य होते हैं जिससे पूर्ति होती है। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर और तीर्थ की संज्ञा दी थी, क्योंकि किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए काफी ज्यादा विकास का कार्य करते हैं। इससे बहुत लोगों को रोजगार भी मिलता है, काफी ज्यादा डेवलपमेंट भी होता है, सिंचाई में सहायता मिलती है, बहुत सारी चीजें, पर्यटन वगैरह में भी काफी ज्यादा यहाँ पर विकास देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारे उद्देश्य होते हैं, इसलिए इन्होंने इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी, याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 और 2 को आपको फिर से यहां पर सुमेलित करना है, और यहां पर कुछ परियोजनाएं और नदी दी हुई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तिलैया डैम, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको यहां पर डिस्कस कराया था। तो ये कहां पर है? बराकर नदी पर है, जो कि किसकी? दामोदर की सहायक नदी है, ठीक है। दामोदर नदी घाटी परियोजना का ही एक डैम है। पंचेत की बात करेंगे तो पंचेत डैम दामोदर नदी पर ही है, एक हो जाएगा इसका, दामोदर नदी पर ही इसको बनाया गया है, दामोदर नदी घाटी परियोजना के ही अंतर्गत। राणा प्रताप सागर डैम की बात करें तो ये भी मैंने आपको डिस्कस करा है, कहां पर है? चंबल नदी पर है, तो इसका हो जाएगा 2। और माता टीला की बात करें तो ये भी कहां पर है? बेतवा पर। तो 4, 1, 2 और 3, 4, 1, 2 और 3, इसका बच्चों डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कुछ डैम तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिए, इसमें से मैक्सिमम डैम हमने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। 2 दामोदर के हैं, एक चंबल का है, चंबल भी हमने डिस्कस किया, और माता टीला भी हमने डिस्कस कर लिया। देखिए यूपी पीसीएस 2020 का ये क्वेश्चन है, इसी टाइप के आपको बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, है ना। आपको ध्यान से यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अगला है फरक्का बैराज, अभी हमने थोड़ी देर पहले हरिके बैराज डिस्कस किया। अगला क्वेश्चन है फरक्का बैराज का उद्देश्य क्या है, ठीक है। चलिए पर्पस इसका हम देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल में सिंचाई की उपलब्धता, ठीक है, पश्चिम बंगाल में बाढ़ नियंत्रण, हुगली नदी के जल स्तर को बनाए रखना, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों सी, हुगली नदी के जल स्तर को बनाए रखना जो फरक्का बैराज है इसका उद्देश्य है, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम पूरी इसकी कहानी समझ लेते हैं। देखिए गंगा नदी जब बच्चों पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो इससे एक छोटी नदी निकलती है ना। देखिए एक तो होती है सहायक नदी, जैसे एक नदी है, इसमें ये कुछ नदियां आकर इस प्रकार से मिल रही हैं, ठीक है, इस प्रकार से आकर के मिल रही हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? सहायक नदी, सहायक नदी, या फिर क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। जब किसी बड़ी नदी में छोटी नदियां आकर के मिलती हैं, इनको हम सहायक नदी बोलते हैं, ठीक है। और ये मान लीजिए कोई बड़ी नदी बह रही थी और इससे एक छोटी नदी अलग हो जाती है, छोटी नदी की धारा अलग हो जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरी या फिर वितरिका,
ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरी या फिर वितरिका। तो इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में गंगा से एक छोटी नदी अलग होती है जिसको हम बोलते हैं हुगली। क्या बोलते हैं? हुगली। तो कैसे बोलेंगे? हुगली नदी जो है ये गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है या फिर वितरिका है, मतलब गंगा बह रही थी और उससे एक छोटी सी अलग नदी निकल गई, तो उसको हम बोलेंगे वितरिका या फिर डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, अब क्या है कि जो ये हुगली नदी है ना बच्चों, इसके किनारे कलकत्ता शहर बसा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा कलकत्ता पोर्ट भी इसके किनारे ही स्थित है, हुगली नदी के किनारे। अब जो पोर्ट होता है बंदरगाह होता है। बंदरगाह मतलब क्या होता है? जहां पर बड़े बड़े शिप आकर के रुकते हैं। ठीक है, तो बड़े बड़े शिप आकर के रुकते हैं, तो जहां पर भी बड़े शिप कोस्ट के पास आकर के रुकते हैं या फिर इस नदी के तट पर आकर के रुकते हैं, तो वहां पर जल की मात्रा अच्छी खासी होना चाहिए, जल का स्तर अच्छा खासा होना चाहिए। ठीक है, तो हुगली नदी में कभी जल की कमी ना हो, इसका जल स्तर ठीक ठाक बना रहे, इस कारण से यहां पर एक बैराज बनाया गया है। क्या बनाया गया है? बैराग, जिसको हम बोलते हैं फरक्का बैराज। क्या बोलते हैं? फरक्का बैराज। और इस बैराज का उद्देश्य क्या है? गंगा नदी के जल को इस हुगली नदी में छोड़ना, ताकि कोलकाता पोर्ट में जल स्तर ठीक ठाक बना रहे। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? हुगली नदी के जल स्तर को बनाए रखना। याद रखना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लें। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, कहां पर है या फिर किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या फिर पंजाब, दिल्ली, राजस्थान। ठीक है, इसका ए आंसर ही बच्चों सही हो जाएगा। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। जो भाखड़ा नांगल परियोजना है, ये दो अलग अलग डैम है। भाखड़ा डैम अलग है, एक हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है ना, और एक पंजाब के अंतर्गत आता है। ये दो अलग अलग डैम है। ठीक है, और इनको साथ में बोलते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना। आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण परियोजना है, कई बार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है? ठीक है, या फिर था, अब तो ये सॉल्व हो गया है। योगेंद्र मकवाना, केशुभाई पटेल, छगन भाई भुजबल या फिर मेघा पाटकर। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मेघा पाटकर। जो मेघा पाटकर थी, ये सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में थी और इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चलाया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन को लीड भी किया था एक प्रकार से। ठीक है, 1989 में इन्होंने ये प्रोग्राम चलाया था। देखिए क्या होता है, जब भी कोई डैम बनाया जाता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया ये नदी थी। ठीक है, इस पर कोई सा डैम बना दिया अपन ने, ये तो इसके पीछे एक बड़ा सा वाटर रिजर्वायर बनता है, कृत्रिम झील, जो अभी मैंने आपको बताई थी। तो इससे क्या होता है बच्चों, बहुत सारे गांवों को निर्वासित करना पड़ता है। सैकड़ों गांव क्या होते हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान शिफ्ट करना पड़ता है। बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं, बहुत सारे लोगों की जमीन चली जाती है। ठीक है, तो इससे जब ये सरदार सरोवर डैम बनाया गया था, ये कहां पर है? गुजरात में, पहले मैं आपको बता दूं, और नर्मदा नदी पर है। ठीक है, कहां पर है? गुजरात में, नर्मदा नदी पर है। जब इसकी नींव डाली गई थी 1961 में, तब से ही एक प्रकार से विवाद शुरू हो गया था। ठीक है, और चूंकि इसके प्रभाव में काफी लाखों लोग आ रहे थे, तो इसी के अगेंस्ट ये सारे चीजें चलाई गई थी और काफी लंबा टाइम लग गया इस डैम को बनने में। ठीक है, तो ये सारे विवाद थे, तो मेघा पाटकर ने इसको लीड किया था। इसके अलावा नर्मदा बचाओ आंदोलन जो ये चलाया था, इसको भी एक प्रकार से लीड किसने किया था? मेघा पाटकर ने ही किया था। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो बच्चों ये हमने 12 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और 12 क्वेश्चंस में काफी सारे हमने डैम भी यहाँ पर डिस्कस किए हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी एसएससी 2015 और 19 में आया हुआ है। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बताने का उद्देश्य ये था। और पूरे डैम तो हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं किए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सैकड़ों डैम है हमारे भारत में, तो सारे डैम तो यहाँ पर डिस्कस नहीं हुए। पर किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपको ये एक आइडिया हुआ होगा। बाकी आप कहीं से भी डैम्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही। यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन पर, रूट एप्लीकेशन पर आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में। यदि आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।